दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में आज अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 273 नंबर का लेक्चर ये चल रहा है। इसी सीरीज में दोस्तों 150 लेक्चर में आपको इतिहास कवर कराया गया और बाकी के 80 लेक्चर में आपको संविधान विषय कवर कराया गया। इस तरह से हम लोगों ने 230 लेक्चर में इन दो विषयों को पढ़ा। 231 नंबर से जो क्लास दी जा रही वो आपके ज्योग्राफी की क्लास दी जा रही, ठीक है। और 231 से अगर आप काउंट करेंगे 273 का, तो आज ज्योग्राफी का जो हमारा है ये 43वां लेक्चर है, ठीक है। धीरे धीरे बहुत जल्दी ये वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, किस चैप्टर पर हम चर्चा करने वाले, तो उष्ण उपोष्ण मरुस्थलीय भाग के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो सहारा प्रदेश के नाम से या सहारा मरुस्थल के नाम से दोस्तों जानते हैं, ठीक है। हालांकि सहारा मरुस्थल नाम का एक जगह भी है, डेजर्ट भी है दोस्तों, उसे भी सहारा मरुस्थल कहा जाता है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों इस डेजर्ट को हम क्या कहते हैं, सहारा का नाम देते हैं उसी के नाम पर। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे सवाल ऐसे जो परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, हूबहू इसी तरह के सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आपकी तैयारी कितने अच्छे लेवल पर हो पाई है, ठीक है। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए इंडिविजुअल बैच लॉन्च किए गए। आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर लीजिए कि कैसे आपको ये बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। एक एक सवाल दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। कठिन बिल्कुल नहीं है, मैं आपको इतने आसान भाषा में सारी चीजें समझाने वाला हूं कि एक एक सवाल का आंसर आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा। अलग से आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। इसके पहले दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे सवाना प्रदेश के बारे में, शबाना, ठीक है। सवाना प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे और आज सवाना प्रदेश के भी कुछ सवाल छूटे थे तो उन सवालों को भी पढ़ा जाएगा। उसके बाद हम लोग सहारा वाले सवालों को देखा जाएगा, ठीक है। तो एक सवाल सुनिए ध्यान से। सवाल दे रहा है कि किस जलवायु प्रदेश की मुख्य वनस्पति लंबी व सूखी घास होती है, ठीक है। लंबी और आपने तो पढ़ा भी, ये दोस्तों घास जो है कितनी लंबी लंबी घास रहती है, तो लगभग 7 से लेकर दोस्तों 10-10 फीट तक दोस्तों, कितना 7 से लेकर 10 फीट तक दोस्तों घास पाई जाती है, ठीक है। और इसे किस नाम, अच्छा एक शब्द और भी दे रहा है जिसे सवाना के नाम से जानते हैं। किसके, सवाना के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में किस क्षेत्र का नाम है, तो इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय घास जलवायु क्षेत्र। क्या कहते हैं दोस्तों, अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, उष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय। ये तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय बेल्ट की वजह से हो गया। और ये सवाना दोस्तों क्या है, घास है, तो लिखिएगा घास। दूसरा शब्द लिखिएगा दोस्तों जलवायु और तीसरा शब्द लिखिएगा क्षेत्र या प्रदेश, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय घास जलवायु क्षेत्र में ये इस प्रकार की घासें पाई जाती हैं जो 7 से लेकर 10 फीट तक ऊंची होती है, ठीक है। और सूखी घासें होती हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक सवाल और आता है कि किस जलवायु प्रदेश को सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सूडान तुल्य भी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो यह भी आपका यही जवाब है, उष्ण कटिबंधीय घास जलवायु क्षेत्र को ही, घास जलवायु क्षेत्र को ही स्पेशली दोस्तों याद रखिएगा, दो चीजों के नाम से जाना जाता है, या तो इसे सवाना के नाम से जाना जाता है या तो इसे सूडान तुल्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सवाना घास क्षेत्र बोले, ठीक है, तो भी बताइएगा, सवाना प्रदेश बोले तो भी बताइएगा, या दोस्तों सूडान तुल्य प्रदेश बोले तो भी बताइएगा। दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाएगा, यही जवाब होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में यहां से भी सवाल आता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। करेक्ट, सवाना जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती, ठीक है, किस प्रकार की वर्षा होती। अच्छा एक बात बताओ, अगर खूब वर्षा होती, जबरदस्त यहाँ पे वर्षा होती, तो यहाँ पर घास क्यों होता है, यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष नहीं पाए जाते। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब एक तो वर्षा अनियमित होती है, क्या होती है दोस्तों, अनियमित होती है, कुछ फिक्स नहीं है कि कब वर्षा होगी, ठीक है, एक अनियमित होती है। दूसरा शब्द यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, अनियमित के साथ साथ अनिश्चित भी होती है, उसकी निश्चितता, जैसे हमारे यहाँ क्या एक निश्चितता है ना कि वर्षा ऋतु में वर्षा होगी, कंफर्म है, ठीक है, वर्षा ऋतु में वर्षा होगी, कंफर्म है। ऐसे दोस्तों कुछ मौसम, कुछ ऋतुएं ऐसी होंगी जो स्पष्टतः ये बताती कि हाँ वर्षा काल आ चुका है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हर तरह से जो जलवायु है दोस्तों, एक ही तरह की जलवायु है, यहाँ पर अनिश्चित और अनियमित वर्षा होती है, मतलब कोई स्पेशल ऋतु नहीं है, कोई स्पेशल टाइम नहीं है जब ये वर्षा हो, ठीक है। यही कारण है कि ये हम सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पर अनियमित और अनिश्चित वर्षा होती है, ठीक है। आगे बढ़िए, सवाल देखिए। करा उष्ण कटिबंधीय घास के जलवायु प्रदेश में
किन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, कह रहा है कि हर क्षेत्रों में एक जैसे वर्षा होती है, किसी किसी जगह पर अधिक वर्षा भी होती है। देखिए आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कर सकता है। आपने शुरू में पढ़ा दोस्तों कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, जो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में। गलत कह रहा हूं? क्यों होती है? क्योंकि वहां पर 12 महीने सूर्य का प्रकाश पड़ता है, 12 महीने वाष्पीकरण होता है, तो 12 महीने वर्षा होती है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों जो विषुवत रेखीय, ठीक है, जो विषुवत रेखीय क्षेत्र हैं, एक तो यहाँ पे सर हमेशा जो है आम जगह की अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा वर्षा होगी, और जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों याद रखिएगा, जो समुद्र तटीय स्थान है। क्या है दोस्तों? जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वहां भी खूब वर्षा होगी। यहां क्यों वर्षा होगी? जाहिर सी बात है दोस्तों, वाष्पीकरण होगा, बादल ठंडे होंगे और आसपास के क्षेत्रों में तेज वर्षा करेंगे। बादलों को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यही वर्षा हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो आम के मुकाबले दोस्तों यहाँ पर ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है किस जलवायु प्रदेश में विषुवत रेखा से दूर जाने पर, जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से क्या होंगे, दूर जाएंगे, वर्षा में क्रमिक रूप से कमी आती जाती। ठीक है दोस्तों, का अब सिंपल सी बात है, विषुवत रेखा से जैसे जैसे दूर जाएंगे, क्योंकि विषुवत रेखा वह पट्टी है, वह बेल्ट है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से दूर जाएंगे, जैसे जैसे इस बेल्ट से दूर हटेंगे, वैसे वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी दोस्तों, कम होती जाएगी। तो इसे हम किस क्षेत्र के रूप में जानते हैं? हो सकता है कि आपके परीक्षा में दे दे सवाना तुल्य प्रदेश। ठीक है, सवाना तुल्य प्रदेश है, या हो सकता है कि आपके परीक्षा में ये शब्द ना देकर ये दे दे कि उष्ण कटिबंधीय घास जलवायु क्षेत्र। ठीक है, पता नहीं क्या परीक्षा में ऑप्शन में दे दे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप दोनों बातें याद रखिएगा, क्योंकि कोई फिक्स नहीं कि आपके परीक्षा में ऑप्शन क्या मिलने वाला। बाद में आप यही कहेंगे कि नितिन सर आपने तो कुछ और पढ़ाया था, परीक्षा में तो फला ऑप्शन ही नहीं दिया। ठीक है, तो बेहतर यह है कि आप अच्छे से समझ लो एक एक सवालों को। अगला सवाल दे रहा है कि किस जलवायु प्रदेश में घास के साथ साथ छिटपुट रूप से दोस्तों वृक्ष पाए जाते हैं। छिटपुट मतलब एक आध दो वृक्ष कहीं कहीं देखने को मिलते हैं जिनका आकार छाते की तरह होता है। कैसा होता है? छाते की तरह। और ये जो वृक्ष होते हैं दोस्तों, ये पर्णपाती होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? पर्णपाती, मतलब ये अपनी पत्तियां क्या करते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है, पर्णपाती वृक्ष होते हैं। ये कहां पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये खासियत है सवाना प्रदेश की। ठीक है, अच्छा मन में सवाल भी आता होगा ना, सर सवाना प्रदेश में ये जो वृक्ष दिखते होंगे कैसे नजर आते होंगे ना, ऐसा कोई सवाल मन में आता होगा। देखिए मैंने आपके लिए एक इमेज भी रखा है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सवाना प्रदेश का दृश्य है। कहां का दृश्य है दोस्तों? ये जो दृश्य है यह सवाना प्रदेश का दृश्य है। आपसे मैंने क्या कहा कि सवाना प्रदेश में दोस्तों घासें पाई जाती हैं, तो नीचे की तरफ दोस्तों घास के मैदान दिखेंगे। ये जो वृक्ष होता है दोस्तों, ये छाते नुमा होता है। कैसा होता है इसकी आकृति? इसकी आकृति छाते नुमा होती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और दूसरी खासियत क्या है कि वृक्ष कैसे होते हैं दोस्तों? ये पर्णपाती होते हैं। क्या होते हैं? पर्णपाती होते हैं। तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छे से याद। देखिए सवाना अलग है, सहारा अलग है। सहारा की जब आप बात करेंगे तब आप मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करेंगे, जब आप सवाना की बात करेंगे तो वहां पर ऐसे घास होंगे। और यहाँ पर देखिए ढेर सारे जीव जंतु भी पाए जाते हैं, यानी खूब ज्यादा मात्रा में यहाँ जीव जंतु भी पाए जाते हैं और शिकार भी खूब मात्रा में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक सवाल हम पुनः देखते हैं कि किस तरह से आपको हल करना है। ठीक है, आगे पढ़ेगा सवाल। कह रहा छिटपुट रूप से विखरे वृक्षों के साथ साथ घास के कौन से प्रदेश पार्क की तरह प्रतीत होते हैं, नजर आते हैं दोस्तों? ये सवाना प्रदेश। कौन से प्रदेश? ये जो सवाना प्रदेश है, चाहे आप सवाना प्रदेश कहिए, चाहे आप क्या नाम दीजिए इसे, चाहे आप इसे कहिए उष्ण कटिबंधीय घास जलवायु क्षेत्र। ठीक है, घास जलवायु क्षेत्र। ये दूर से कैसे प्रतीत होते दोस्तों? तो पार्क जैसे प्रतीत होते। ठीक है, वैसे आप सवाना प्रदेश ही कीजिएगा, ये परीक्षा में आपको ज्यादा ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा सवाना प्रदेश में मिलने वाले वृक्ष किस प्रकार के होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यह वृक्ष कैसे होते हैं दोस्तों? यह वृक्ष पर्णपाती होते हैं, अपनी पत्तियां क्या करते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है, तो पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं? याद रखेगा, छाते नुमा होते हैं। ठीक है, छाते नुमा। इनकी आकृति कैसे होती है? छाते की आकार की होती है। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। कह रहा किस वन को जंतुओं की दृष्टि से
प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है, ठीक है। चाहे प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहिए, चाहे आप इसे पार्क का नाम दीजिए। अभी पीछे कहा था कि किसे क्या कहते हैं, कौन सा पार्क की तरह नजर आता है, तो हमने पीछे पढ़ा तो यही सवाना प्रदेश है दोस्तों, जो किस प्रकार नजर आता है, यह पार्क की तरह नजर आता है, या इसे प्राणी उद्यान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में जीव जंतु पाए जाते हैं। देखिए जीव जंतु अधिक मात्रा में होंगे तो जबरदस्त उनका शिकार भी होता होगा। तो याद रखेगा शिकारियों की दृष्टि से दोस्तों सबसे ज्यादा शिकारी यहीं पर होते हैं, सबसे ज्यादा शिकार जो है वो इन्हीं जानवरों का होता है। अगला सवाल दे रहा है कि किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। देखिए सवाल पूछने का अपना अपना तरीका होता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ अलग से पूछ दिया क्या, आपसे सिंपली पूछ रहा है भैया कि वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर खूब ज्यादा शिकार होता है। आपने पढ़ा तो कि सवाना प्रदेश में, ठीक है। आपने क्या पढ़ा दोस्तों कि सवाना प्रदेश में खूब ज्यादा शिकार होता है। अब मरुस्थल में थोड़े शिकार होगा, मरुस्थल में कैसे शिकार होगा बताइए, संभव है मरुस्थल में शिकार हो पाना, वहां तो जीव जंतु नहीं, भाई पानी वहां है ही नहीं, पेड़ पौधे है नहीं, तो कौन सा वहां जीव जंतु आपको मिल जाएगा। सर विषुवत रेखी में तो सुना खूब सारे जीव जंतु हैं, हाँ तो विषुवत रेखी में आपने भी सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े जो है वृक्ष पाए जाते हैं, वो इतने सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश तक जमीन पे नहीं आ पाता, अंधेरा सा दिखता है। वहां तो इतने जीव जंतु हैं कि शिकार करने जाओगे तो खुद शिकार हो जाओगे, ठीक है। तो वहां पर कम शिकार होता है इस वजह से, ठीक है। सबसे ज्यादा शिकार कहां पर होता है दोस्तों, आज के बाद याद रखेगा सवाना प्रदेश में सबसे ज्यादा शिकार होता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, चलो आ जाओ आगे देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि उष्ण कटिबंधीय घास भूमि के अलावा कौन सी घास भूमि पाई जाती है, ठीक है। देखिए अगर आप घास भूमि की बात करेंगे तो मैं आपको समझा दूं कि जब आप पढ़ते दोस्तों उष्ण कटिबंधीय घास जलवायु क्षेत्र के बारे में, ठीक है, जब आप पढ़ते हैं उष्ण कटिबंधीय घास जलवायु क्षेत्र के बारे में, तो ऐसे में आप दो तरह की चीजें पढ़ते हैं। कितनी तरह की, दो तरह की। पहला पढ़ते हैं दोस्तों उष्ण कटिबंधीय, पहला क्या पढ़ते हैं, आप ऐसे मत पढ़िए, एक हमने गलत कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जब आप पढ़ते हैं घास जलवायु क्षेत्र के बारे में, किसके बारे में, जब आप किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, घास जलवायु क्षेत्र के बारे में, तब एक आप यहाँ पढ़ते हैं उष्ण कटिबंधीय घास जलवायु क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय घास जलवायु क्षेत्र। दूसरा आप पढ़ते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, क्योंकि ये दो तरह के घास जलवायु क्षेत्र होते हैं, एक उष्ण कटिबंधीय होता है, एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास जलवायु क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये तथ्य भी आप याद रखेगा, बढ़िया से इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, करा उष्ण कटिबंधीय घास जलवायु वाली घास व वनस्पति को क्या कहा जाता है। ये जो उष्ण कटिबंधीय घास जलवायु क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे स्पेशली नाम देते हैं ट्रोपोकाइट। क्या नाम देते हैं दोस्तों, ट्रोपोकाइट नाम देते हैं, याद रहेगा आपको ये नाम, ठीक है। क्या नाम देते हैं, ट्रोपोकाइट नाम देते हैं, जो उष्ण कटिबंधीय घास जलवायु क्षेत्र वाले होते हैं। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो वनस्पतियां होती हैं, जो घास होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ट्रोपोकाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रोपोकाइट कहते हैं। करा किस जलवायु प्रदेश का विस्तार 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के बीच सनमार्गी पवनों, ठीक है, जैसे आपके सामने शब्द दिया सनमार्गी पवन, ठीक है। क्या शब्द दिया दोस्तों, सनमार्गी पवन, वैसे ही आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सनमार्गी पवन को क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, व्यापारिक पवन भी कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज कहीं नहीं होना है, हो सकता है कि सनमार्गी पवन दे दे, हो सकता है कि आपके सामने ये शब्द न लिख करके व्यापारिक पवन दे दे, तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है किस जलवायु प्रदेश का विस्तार 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, जो लेटी हुई रेखा उसकी बात कर रहा है। तो यहां पर दोस्तों डेजर्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाता है दोस्तों, यहां पर डेजर्ट पाए जाते हैं, लेकिन किस प्रकार का डेजर्ट, तो याद रखिएगा पहले लिखिएगा उष्ण, फिर लिखिएगा उपोष्ण, उष्ण उपोष्ण मरुस्थल क्षेत्र। क्या पाया जाता है, उष्ण उपोष्ण मरुस्थल क्षेत्र। ये कहां से कहां तक पाया जाता है, तो 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश रेखा तक इसका विस्तार है। और खास करके महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से में सहारा एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जो पूर्वी भाग में पड़ता है, बाकी जितने मरुस्थल है दुनिया भर में वो सबके सब पश्चिम में पड़ते हैं। आप भारत ही देख लो, भारत के पश्चिम में आपको थार का मरुस्थल मिल जाएगा। थार यानी कि जो ये राजस्थान में मरुस्थल है, ये पूर्व में भी तो हो सकता था, ये बंगाल में हो सकता था, ये त्रिपुरा में हो सकता था, मेघालय में हो सकता था, लेकिन पूरब की तरफ। इसकी खासियत है कि डेजर्ट हमेशा
पश्चिम की तरफ होता है। सिर्फ अफ्रीका में दोस्तों ये सहारा मरुस्थल ऐसा है जो पूरब में स्थित है, इसे आप याद रखेंगे, इसलिए वहां से सवाल भी खुआता है। लिख रहा है विश्व में सबसे ऊंचा तापमान किस जलवायु प्रदेश में रहता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर दोस्तों कहां रहता है, तो याद रखेगा सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां रहता है, वो दोस्तों मरुस्थल में ही होगा, ठीक है, क्योंकि मरुस्थल में दोस्तों बालू ही बालू होते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा वो ज्यादा गर्म भी हो जाते हैं, तो आप इसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप इसके जवाब में उत्तर दे सकते हैं कि उष्ण उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है, उष्ण उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा सवाल हो गया। आगे बढ़िए, अगला सवाल करा किस जलवायु प्रदेश को सहारा प्रदेश के नाम से जानते हैं। अभी मैंने आपको कहा ना सहारा प्रदेश के नाम से किसे जानते हैं, ये जो उष्ण उपोष्ण है, ठीक है, उष्ण उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र को या प्रदेश को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे सहारा प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, आराम आराम से पढ़ते चलो, देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमारी टीम ने कई सारी किताबें लॉन्च किया, आप एक बार मौका दीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हमारी इन किताबों को परचेज कीजिए। जबरदस्त किताबें दोस्तों, तैयारी के लिए बहुत ही शानदार है। कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आइए सीधे आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल को देखते हैं। करा मेघ रहित आकाश, ठीक है, आकाश कैसा, आसमान कैसा, जहां मेघ ना हो यानी बादल ना हो। जब बादल नहीं होगा तो वर्षा भी नहीं होगी, सिंपल सी बात है। लिख रहा है जल का अभाव। जल का अभाव दोस्तों कहां होता है, जहां मरुस्थल होता है सर, वहीं तो होता है जल का अभाव, यही ना, बिल्कुल सही। करा वनस्पति विहीन धरातल, जहां पे किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति ना होती हो, ठीक है, वहां दोस्तों कौन सा क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। करा सौर विकिरण का अधिकतम भाग ग्रहण, ठीक है, अधिकतम भाग अगर ग्रहण नहीं करेगा तो याद रखेगा, इसीलिए तो यहां सर्वाधिक टेम्परेचर होता है। क्या होता है, सर्वाधिक तापमान, ठीक है, सर्वाधिक तापमान, ठीक है। और ये क्षेत्र दोस्तों क्या कहलाता है, तो इसी को हम कहते हैं उष्ण उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र। क्या कहते हैं, उष्ण उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, या फिर अपने भाषा में शॉर्टकट में आप इसे कह दीजिए सहारा जलवायु क्षेत्र, ठीक है। आसान शब्दों में ये भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। करा सहारा मरुस्थल को छोड़कर अन्य भागों में उष्ण उपोष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के किस ओर स्थित है। कहां पर स्थित दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि ज्यादातर स्थानों पर यह महाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित है, ठीक, पश्चिमी भाग पर दोस्तों स्थित है, ठीक है। केवल सहारा मरुस्थल ऐसा है जो पूर्वी भाग पर स्थित है, इसलिए सवाल अपवाद के रूप में दोस्तों यहीं से पूछ लिया जाता है। करा कि इस मरुस्थल में उष्ण उपोष्ण मरुस्थल जलवायु प्रदेश का विस्तार महाद्वीप के पूर्वी तट तक है। दोस्तों आप इसका किसकी बात कर रहे हैं, फिर तो आप याद रखेगा कि हम सहारा मरुस्थल की बात कर रहे हैं। और ये सहारा मरुस्थल है कहां पर, तो याद रखें दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप पर है। कहां पर दोस्तों, यह अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है सहारा मरुस्थल, और अफ्रीका के पूर्वी वाले हिस्से में स्थित है, ये पश्चिमी हिस्से में नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल अपवाद के कारण दोस्तों बार बार आपसे पूछ लिया जाता है। आगे बढ़िए, करा सहारा में आने वाले मतलब सहारा मरुस्थल में आने वाले, ठीक है, सहारा मरुस्थल में आने वाले पवन एशिया के किस भाग से पहुंचते हैं जो कि शुष्क होने के कारण वर्षा नहीं ला पाते। तो दोस्तों ये जो हैं ये दक्षिणी पश्चिमी पवन होती है। क्या होती है दोस्तों, यह दक्षिणी पश्चिमी पवन होती है, ठीक है, जो कि क्या होती है दोस्तों, वहां पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती, शुष्क हो जाती। शुष्क मतलब उसके अंदर अब नमी रही नहीं जाती, और जब नमी नहीं है तो वर्षा होगी क्या, कोई सवाल ही नहीं बैठता। इसीलिए दोस्तों इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है, ये सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पवन कैसी हो जाती है, ये शुष्क पवन है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि उष्ण उपोष्ण मरुस्थल प्रदेश में कौन सी पवनें चलती हैं जो कि पूर्वी दिशा से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। तो दोस्तों वो कौन सी है, तो आप कह सकते हैं व्यापारिक पवनें। कौन सी पवनें दोस्तों, व्यापारिक पवनें, या व्यापारिक पवनें बोल सकता है, या आपसे क्या बोल सकता है, सन्मार्गी पवनें, ठीक है। चाहे व्यापारिक कह दे चाहे सन्मार्गी कह दे, एक ही बात है, ठीक है। परीक्षा में आप ऑप्शन देख लीजिए कि भाई क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये मत कहेगा कि नितिन सर ने बताया नहीं, ठीक है, मैंने आपको आगाह कर दिया है। करा कौन सी पवनें किसी महासागर को पार करके महाद्वीपों तक पहुंचकर महाद्वीपों के पूर्वी भाग में खूब वर्षा करती हैं, ठीक है। करा ये पवनें कहां वर्षा करती हैं,
महाद्वीप के पूर्वी भाग में वर्षा करती हैं। इसीलिए पूर्वी भाग क्या होता है, हरा भरा होता है, और पश्चिमी भाग में क्या पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। तो पूर्वी भाग में किस वजह से वर्षा होती है, तो याद रखेंगे व्यापारिक पवनों की वजह से, या फिर किसकी वजह से, या फिर आपसे कहते स्तनमार्गी पवनों की वजह से। ठीक है, चाहे व्यापारी लिख दे, चाहे व्यापारिक लिख दे, चाहे स्तनमार्गी लिख दे। इसी कारण दोस्तों महाद्वीपों के पूर्वी हिस्से में तो वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमी हिस्से में शुष्कता बनी रहती है, वहाँ शुष्क पवन चलती है, वो अपने साथ नमी नहीं लिए होती है, इसी वजह से वर्षा नहीं होती है। आप कह सकते हैं कि पूरब से वर्षा करते करते जब तक पवन पश्चिम हिस्से तक पहुंचती है तब तक वर्षा की बूंदें समाप्त हो जाती हैं, उसके पास नमी रही नहीं जाती है, इसलिए पश्चिमी हिस्सों में क्या पाया जाता है, मरुस्थल पाया जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। कह रहा है कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों तक पहुंचते पहुंचते कौन सी पवनें नमी खो देती हैं। बताया तो कि ये पवनें क्या कर देती, नमी इनके पास बचता ही नहीं है, खो देती है, और यही कारण है कि वर्षा नहीं कर पाती और वहां रेगिस्तान बन जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, रेगिस्तान कहाँ बनता है दोस्तों, पश्चिमी भाग पर। ठीक है, पश्चिमी भाग पर दोस्तों रेगिस्तान बनता है, ये आप याद रखेंगे। और हम किस पवनों की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं स्तनमार्गी पवनों की। चाहे स्तनमार्गी लिख दे, चाहे व्यापारिक लिख दे, आप घबराइएगा मत, जवाब आप एक ही दीजिएगा, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, और आगे आइए, कह रहा उष्ण उपोष्ण मरुस्थल प्रदेश के पश्चिमी तट पर, ठीक है, पश्चिमी तट पर कौन सी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। ठीक है, प्रवाहित होती हैं दोस्तों। स्पेशली कह रहा है कि जो मरुस्थली क्षेत्र है इसके कौन से हिस्से पर, इसके पश्चिमी तट पर दोस्तों कौन सी जलधारा चलती है, तो पश्चिमी तट पर। देखिए आप कैसे याद रखेंगे, आपको कमाल की चीज बताएं, आपने पढ़ा पश्चिमी तट पर होता क्या है, तो याद रखेगा, ये बच्चे हमेशा इस सवाल का उत्तर भूल जाते हैं, आप ना भूलिएगा, आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। देखिए आपने पढ़ा है कि पश्चिमी भाग पर क्या पाए जाते हैं दोस्तों, पश्चिमी भाग पर क्या पाए जाते हैं, आपने पढ़ा कि पश्चिमी भाग पर मरुस्थल पाए जाते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं ना, समझ रहे हैं ना। लेकिन याद रखेगा, अगर यहाँ पर जलधारा की बात करें, किसकी बात करें, अगर यहाँ पर जलधारा की बात करें तो यहाँ पर कैसी जलधारा पाई जाती है दोस्तों, ठंडी जलधारा। जबकि मरुस्थल किसे इंडिकेट करता है, किसे इंगित करता है, किस ओर संकेत करता है, यहाँ सर्वाधिक तापमान होता है, उसके बावजूद भी जलधारा कैसी होती, ठंडी। जो बच्चा इस सवाल को नहीं पढ़ेगा वो हमेशा क्या करेगा, जवाब देगा, वो हमेशा जवाब देगा गर्म जलधारा, जबकि ऐसा नहीं है। पश्चिमी भाग पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं, इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए, समुद्र की ओर से चलकर मरुस्थली तटों पर पहुंचने वाली पवनें किन जलधाराओं के प्रभाव में आकर जल्दी ठंडी हो जाती हैं। सिंपल सी बात है, ठंडी जलधारा है और उसी के प्रभाव में आकर क्या हो जाती हैं, जल्दी ठंडी हो जाती हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा। ठीक है, और सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर गर्म जलधारा के प्रभाव में आती तो ये क्या हो जाती, गर्म हो जाती ना, ठंडी थोड़े रहती, ये ठंडी हो जाती हैं। ये आप याद रखेंगे कि इसके प्रभाव में आकर, ठंडी जलधाराओं के प्रभाव में आकर ये जल्दी ठंडी हो जाती हैं। कह किस मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में वार्षिक व दैनिक तापांतर क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। ठीक है, वार्षिक मतलब वर्ष में मैक्सिमम मिनिमम, दैनिक मतलब प्रतिदिन मिनिमम मैक्सिमम। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सहारा प्रदेश की। हम किसकी बात कर रहे हैं, सहारा प्रदेश की। सहारा प्रदेश की याद रखेगा, चाहे आप दैनिक तापांतर की बात करें, चाहे आप वार्षिक तापांतर की बात करें। वार्षिक मतलब वर्ष में सर्वाधिक तापांतर और वर्ष में मिनिमम तापांतर। ठीक है, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है, ये सहारा प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि उष्ण उपोष्ण मरुस्थल जलवायु प्रदेश में जाड़े की ऋतु में औसत तापमान कितना होता है। ठीक है, देखिए दोनों सवाल अब आपको याद रखना पड़ेगा, जाड़े के समय में कितना होता है और गर्मी के समय में कितना होता है। तो जाड़े में अगर इस मरुस्थली भाग की बात करें तो यहां पर दोस्तों 15 डिग्री सेल्सियस तक दोस्तों यहां तापमान चला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कहां पर, ठंडी में। ठीक है, ठंडी में यानी जाड़े में दोस्तों कितना चला जाता है, लगभग 15 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से अगर सवाल पूछे कि भैया मरुस्थली क्षेत्रों में गर्मी की ऋतु में, ठीक है, यानी ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान कितना चला जाता है, तो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस। कितना चला जाता है दोस्तों, गर्मी का समय होगा तो 40 डिग्री, ठंडी का समय होगा तो 15 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा हालत खराब तो मैदानी क्षेत्रों की है। मैदानी क्षेत्रों में आप देख रहे हैं आंकड़ा 45 डिग्री सेल्सियस पार हो गया। हमें लगता है कि आने वाले 4-5 वर्षों में हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस भी देखेंगे। हाँ, 50-60 भी देखेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वैश्विक तापन बढ़ रहा है,
ठीक है। अगर एक कम नहीं हुआ तो ये सारी चीजें हमें ही भोगनी पड़ेंगी। कह रहा है कि सहारा प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर नहीं, यहाँ तापमान की बात। देखिए बात समझिएगा, जब कभी शब्द दे दे तापांतर, क्या दे दे, तापांतर, तो तापांतर का मतलब क्या होता है, ताप धन अंतर, ताप धन अंतर। और ताप धन अंतर का मतलब क्या होता है, तो याद रखेगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। लेकिन जब आपसे तापमान की बात कर दे तब आप अलग बताइएगा। तो कह रहा सहारा प्रदेश में औसतन जो तापमान है दोस्तों कितना रहता है, तो औसतन तापमान यहां पाया जाता है करीब 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यह औसत तापमान है, ठीक है, यह औसत तापमान है। अगर दोस्तों यही हम ठंडी गर्मी की बात कर देते तो ठंडी की बात करता तो दोस्तों क्या हो जाता, वहां पर 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता। गर्मी की बात करता तो वहां 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता। औसत की बात कर रहा है तो 38 डिग्री सेल्सियस आप याद रखिएगा। अगला सवाल दे रहा है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के किस घाटी में विश्व का सबसे ऊंचा तापमान 56.7 डिग्री दोस्तों अंकित किया गया, ठीक है। ये कहां पर अंकित किया गया, तो याद रखेगा दोस्तों, आपने कैलिफोर्निया में एक जगह सुना होगा मृत घाटी, सुना है कि नहीं। कैलिफोर्निया में क्या पाई जाती है दोस्तों, एक स्थान है उसका नाम है मृत घाटी। इस मृत घाटी में दोस्तों ये सर्वाधिक तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस दोस्तों रिकॉर्ड किया गया। अच्छा एक सवाल और आ सकता है कि कब रिकॉर्ड किया गया था, मुझे डेट तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जुलाई 1913 ईस्वी में दोस्तों यह रिकॉर्ड किया गया था। जुलाई 1913 में 56 डिग्री सेल्सियस का तापमान यहां पर रिकॉर्ड किया गया था, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा उष्णता के अतिरिक्त, करा यह उष्ण होता, उष्ण का मतलब क्या हो गया, गर्म, ठीक है। करा उष्णता के अतिरिक्त शुष्कता, शुष्कता मतलब इसके अंदर नमी नहीं है, एकदम क्या है दोस्तों, सूखी हुई हवा। शुष्कता मतलब क्या है, सूखी हुई हवा, ठीक है, सूखी हुई हवा, ठीक है, इसके अंदर नमी नहीं है, पानी की कोई बूंदे नहीं है। शुष्कता के लिए भी प्रसिद्ध उष्ण उपोष्ण मरुस्थल जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा कितनी होती है, तो बहुत कम दोस्तों, मान के चलिए 40 सेंटीमीटर से नीचे, ठीक है। मिनिमम कितना, तो मिनिमम 25 से लेकर 40 सेंटीमीटर के दोस्तों नीचे वर्षा होती है अगर हम मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करें तो, क्योंकि बहुत कम मात्रा में, आप इसे कुछ नहीं मान सकते, ठीक है, तो बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है, ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। सवाल समाप्त हो गया आज का, चलिए कोई बात नहीं, याद रखेंगे, स्टडी 91 की सीरीज से जुड़े रहेंगे ना तो फायदा आपका है। देखिए आपके लिए क्या अच्छा क्या बुरा ये आप भली भांति जानते हैं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं, छोटे बच्चों को समझाया जाता है। आप बड़े हो गए हैं, आप अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं, आप सरकारी नौकरी करने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में अगर आपको भी समझाना पड़े तो कहाँ सही है, ठीक है। देखिए स्टडी 91 एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सीक्वेंस में चीजें पढ़ाई जाती हैं। अगर आपने चीजें सीक्वेंस में नहीं पढ़ा, ठीक है, तो बुराई आपकी है, गलती आपकी है, आप कुछ सीख समझ नहीं पाएंगे। हम ये नहीं कहते आपने कहाँ से कोचिंग किया, आपने ऑनलाइन किया कि ऑफलाइन किया, खुद से पढ़ रहे हैं, कैसे भी है, चाहे जो बातें हैं, लेकिन आपको हमारे इन सवालों पर प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप 30 सवाल मैंने आपको दिया, आप हल करने की कोशिश कीजिए, देखिए उसमें से कितने सवालों का जवाब आप दे पाते हैं। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि आप स्टडी 91 के साथ जुड़े रहेंगे तो हम एक एक टॉपिक पर दोस्तों क्लास देते हैं, कोई भी ऐसी टॉपिक नहीं है जो छोड़ दिया गया, पूरा हिस्ट्री आपको पढ़ा दिया गया, कहीं एक ऐसी टॉपिक नहीं है जिस पे हम सभी ने चर्चा न किया हो। पूरे संविधान में एक ऐसा टॉपिक नहीं बचा है जिस पर चर्चा न हुआ हो। उसी तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चल रही है, इस पर भी दोस्तों हर एक टॉपिक पर मैं चर्चा करते चल रहा हूँ। तो आप आइए जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। ऐसे वैसे जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो इन्हें भी परचेज कर सकते हैं स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन से, ठीक है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। आप सभी से निवेदन है, क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, बाकी सब आपकी मर्जी। धन्यवाद।